नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जो संविधान संशोधन की श्रृंखला चल रही है उसके तहत कल हमने संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन के प्रकार को पढ़ा था। आज के हम इस वीडियो में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखेंगे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया के तहत संशोधन होता है। ठीक, इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हम प्रक्रिया की ओर। पहला इसमें जो पॉइंट आता है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा पुनर्स्थापित अर्थात इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब क्या, संविधान है, इस पर कुछ बदलाव करना है, बदलाव को ही हम इसमें क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। कल हमने देखा था, इस पर बदलाव को ही हम क्या कहेंगे, संशोधन कहेंगे। ठीक, अब इस संशोधन को करने के लिए हमें संसद के पास जाना होगा। ठीक, अब संसद में कुछ भी कानून पारित करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। अब ये जो विधेयक होगा वो आप कौन लेके आएगा, कोई भी लेके आ सकता है। उस सदन का जो सदस्य होगा वो कोई भी क्या कर सकता है, विधेयक ला सकता है। ठीक है, अब ये सदस्य होगा या तो सरकारी हो सकता है या क्या हो सकता है, गैर सरकारी हो सकता है। सरकारी सदस्य का तात्पर्य क्या है, जो कि मंत्री परिषद का क्या होते हैं, एक सदस्य होते हैं, उन्हें सरकारी सदस्य। बाकी जितने भी और मेंबर होते हैं कहाँ के, सदन के, उन्हें क्या कहा जाता है, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो यहां पर पहली प्रक्रिया क्या है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा, संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा क्या किया जा सकता है, पुनः स्थापित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, अब ये जो विधेयक है संविधान संशोधन विधेयक, उसका जो आरंभ है, आरंभ मतलब कहां पर उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके संबंध में यह प्रावधान है कि संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। अब ये किसी भी सदन मतलब या तो लोकसभा में लेके आइए या तो आप उसे कहां लेके आइए, राज्यसभा में। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी सदस्य, संसद का कोई भी सदस्य, ठीक, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में ला सकता है। ठीक है, और यहां पर ये याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य लोकसभा में लाएगा, राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा में लेके आएगा। ठीक है, मतलब लोकसभा में लाइए या उसे पहले कहां लेके आइए, राज्यसभा में लेके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस हेतु जो विधेयक आ रहा है, ठीक है, जो विधेयक आ रहा है उसे लाने हेतु क्या करना है, राष्ट्रपति की स्वीकृति हमें आवश्यक नहीं है। हमें उसके लिए राष्ट्रपति का जो आवश्यकता है, उस पर स्वीकृति, उसकी आवश्यकता हमें नहीं होगी। उसे बिना राष्ट्रपति के परमिशन के लाया जा सकता है। दोनों सदन अब पेश हो चुका है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, स्वीकृति के, उसे क्या है, पेश किया जा चुका है। अब जब पेश किया जा चुका है तो दोनों सदन, अर्थात पहले सदन पारित करके दूसरा सदन की बात हो रही है, पहले सदन में आया तो पहले सदन की बात हो रही है, पहले सदन से पारित होकर जब दूसरे सदन में जाएगा तो उस सदन की बात हो रही है। ठीक है, उस विधेयक को दोनों सदनों में, ठीक, इसे अपेक्षित बहुमत द्वारा, अपेक्षित बहुमत का कहने का तात्पर्य क्या है, अपेक्षित में कुछ भी हो सकता है। याद कीजिए, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन पहला था, फिर था विशेष बहुमत से होने वाला, और तीसरा भी विशेष बहुमत था, क्योंकि संसद में तो विशेष बहुमत की बात होती है जो 368 के तहत आ रहा है, और एक जो था जो साधारण बहुमत से था। इसलिए यहाँ पास अपेक्षित शब्द का प्रयोग है कि दोनों सदनों में इसे अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, जिसका रिक्वायरमेंट है उसे पारित किया जाएगा। मान लेते हैं कि बिल क्या है, एक राज्यों से भी रिलेटेड है, संघीय मामले से रिलेटेड है। कल मैंने बताया था कि संघीय मामले से संबंधित है तो उसे कहां भेजा जाता है, राज्यों को भेजा जाता है। यदि मान लेते हैं जो विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, वो संघीय मामले का है तो उसे कहां भेजा जाएगा, राज्यों के पास भी भेजा जाता है। यदि आवश्यक हो तो उसे राज्यों को विधेयक भेजा जाता है, और कम से कम कितने राज्यों द्वारा उसे पारित करना आवश्यक है उस पर, ठीक है, आधे राज्यों को उसे सहमति देनी आवश्यक हो जाती है। फिर अगला प्रोसेस क्या हो जाता है, मतलब बिल को सदस्य के द्वारा लाया गया, या तो लोकसभा में लाया गया या तो राज्यसभा में लाया गया। ठीक, अब दोनों सदनों ने अपेक्षित बहुमत से उसे क्या कर दिया है, पारित कर दिया। चाहे साधारण बहुमत से पारित किया हो, चाहे वो ठीक विशेष बहुमत से हो। वो विधेयक की प्रकृति पर होता है कि वह किस अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए लाया गया है। ठीक, अब उसे अगर राज्यों को आवश्यक हुआ तो कहां भेज देंगे, हम राज्यों को भेज देंगे, और राज्य उसे साधारण बहुमत से क्या कर देंगे, पारित कर देंगे। तो इतना प्रोसेस होने के बाद अब इस जो विधेयक है उसे कहां भेजा जाता है, राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास क्या किया जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है। अब बिल आ गया कहां पास, राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, माननीय राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति जी इस पर वीटो नहीं कर सकते। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जो उस प्रक्रिया से गुजर रहा है, जो कि उसके लिए विहित की गई है, ठीक है, उस प्रक्रिया से गुजरते हुए जब राष्ट्रपति महोदय के पास आता है तो राष्ट्रपति जी उस पर सहमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। पहले नहीं थे। ठीक, 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। फिर
राष्ट्रपति न तो इसे क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और न ही इसे क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं। अपने पास रख लिया पॉकेट वीटो, ठीक, और वैसे पुनर्विचार भेज दिया तो इसे ठीक पुनर्विचार हेतु क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है सदनों के पास, निलंबनकारी वीटो। कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये थी प्रक्रिया जो कि पारित हो चुकी है, ठीक है, राष्ट्रपति जी के यहाँ पास क्या हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाता है, वो पारित हो जाता है, ठीक, फिर वो संविधान संशोधन पूर्ण हो जाता है। कुछ कुछ यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। सबसे पहला तथ्य यहाँ पास क्या है, विधेयक राज्य के विधानमंडल में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, मान लेते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ संशोधन करना है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार उसके लिए विधानमंडल में कोई विधेयक ला सकती है? नहीं, क्योंकि इसकी शुरुआत केवल कहां हो सकती है, संसद में हो सकती है। राज्य का कोई भी विधानमंडल, किसी भी राज्य का विधानमंडल इसके लिए ठीक पहले पहल नहीं कर सकता है। तो ये जो विधेयक है वो कहां आ सकता है, सबसे पहले केवल वो आ सकता है संसद के किसी भी सदन में। आगे, विधेयक संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। मतलब लोकसभा में आया तो वो लोकसभा में पारित होके कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में आया तो वो पारित होके कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा। मतलब दोनों अलग अलग इसे पारित करते हैं, न कि इसमें क्या किया जाएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जाएगा। जब कभी भी किसी विधेयक पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोकसभा में और राज्यसभा में जब टकराव उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक में, तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसका प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लेकिन यदि वो विधेयक किसके संबंध में हो, संविधान के संशोधन के संबंध में हो, और उस संशोधन में क्या हो जाए, टकराव उत्पन्न हो जाए लोकसभा में और राज्यसभा में, तो इस सूरत में, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, संयुक्त बैठक नहीं करा सकते। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, क्या संविधान संशोधन के मामले में या संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक हो सकता है? तो उत्तर होगा नहीं हो सकता। संयुक्त बैठक, ठीक है, संविधान संशोधन के मामले में नहीं होता है। फिर आगे, संविधान संशोधन के विषय में लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति क्या हो जाती है, समान हो जाती है। हम ये पढ़ते हैं कि कभी कभी लोकसभा क्या हो जाता है, राज्यसभा से अधिक शक्ति रख लेता है, कभी कभी किसी मामले पर राज्यसभा क्या करती है, लोकसभा से अधिक शक्ति रखती है, और बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें क्या होता है, शक्ति समान होती है। तो संविधान संशोधन एक ऐसा मामला है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति क्या है, समान है। दोनों अपना अपना क्या करते हैं, अलग अलग डिसीजन लेते हैं। राष्ट्रपति विधेयक पर क्या कर सकते हैं, वीटो नहीं कर सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसे बाध्य कर दिया गया था 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, संविधान संशोधन का न्यायिक पुनर्विलोकन करने का अधिकार है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार किसे, न्यायपालिका को होगा। सीधी बात है, न्यायपालिका को इसको क्या करने का अधिकार है, न्याय पुनर्विलोकन करने का अधिकार होता है। अब उसे रिव्यू भी कर सकता है कौन, न्यायपालिका। अब रिव्यू करेगा तो उसे निरस्त भी कर सकता है, उसे पारित भी कर सकता है। देखेंगे बाद में निरस्त कैसे करता है, ठीक, अगला पॉइंट होगा हमारा। उससे पहले एक और पॉइंट है, संसद संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो भाग 3 ही क्यों ना हो, याद रखिए, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, चाहे तो संसद क्या करे, किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में कुछ भी संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान के मूल भावना, मतलब उसे मूल ढांचा भी कह देते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल भावना को प्रभावित करने वाले, प्रभावित करना मतलब उसे सीधी सीधी हम समाप्त कर सकते हैं, उसे छेड़छाड़ करना कह सकते हैं। तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है कौन, संसद। लेकिन संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूल भावनाओं के विपरीत हो। अर्थात ऐसा संशोधन करने से संविधान का मूल भावना क्या होता है, आहत होता है, मूल भावना समाप्त हो जाता है। तो ऐसे संशोधन को वो नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बताएगा कौन, अब ये बताएगा कौन कि संविधान का मूल भावना क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, वो बताता है हमारा कौन, न्यायपालिका। अब ये न्यायपालिका यही जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से बताती है कि आपने जो संविधान का संशोधन किया है वो उचित है या नहीं है, क्या वो संविधान के मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाता है या नहीं पहुंचाता है। कैसे देखते हैं, 99 संविधान संशोधन एक हुआ था हमारा, ठीक, 99 संविधान संशोधन के तहत NJAC बनाया गया था, ठीक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल बनाया गया था। अब ये जब संशोधन पूरा हो चुका था तब इसे कहाँ गया, जुडिशियल रिव्यू के लिए गया, ठीक, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए इसे जब भेजा गया तो यहाँ पर न्यायपालिका ने इस पूरे संशोधन को निरस्त कर दिया।
इतने मेहनत से संशोधन किया गया था, उसे न्यायपालिका ने क्या कर दिया, एक झटके में निरस्त किया। क्या कहते हुए किया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में एक स्पष्ट विभाजन रेखा है, मतलब इस पर क्या है, पृथक्करण है। ठीक, कार्यपालिका न्यायपालिका पर कभी भी क्या नहीं कर सकती, अधिकार नहीं कर सकती या इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कैसे हस्तक्षेप, इसमें एक प्रावधान था जो न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि इसमें जो 2 व्यक्ति और शामिल हो रहे हैं जो कि कार्यपालिका से हैं, न्याय प्रक्रिया में क्या उत्पन्न करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे, जो कि हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूर्णतः क्या किया था, पृथक करने की भावना यहाँ पर डाली गई थी, और ये जो संशोधन है वो इस भावना को ठेस पहुंचाता है। इस कारण से क्या किया, न्यायपालिका ने इस संशोधन को निरस्त कर दिया। अर्थात न्यायपालिका चाहे तो किसी भी संविधान संशोधन को न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से उसे मूल ढांचे के विपरीत पाते हुए उसे क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। याद रखिएगा मूल ढांचे में क्या क्या शामिल कर दिया गया। अभी तक देखो मूल ढांचा क्या है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक, न्यायपालिका ने इसे कहीं नहीं देखा, लिख देता तो क्या हो जाता, बंद हो जाता ये। ठीक, एक बाउंड्री हो लग जाती, लेकिन इसे असीमित कर दिया। उसने क्या किया, इसे असीमित कर दिया, इसे बताया ही नहीं कि इसका बाउंड्री क्या होगा, इसका क्या होगा, कुछ नहीं बताया इसको। न्यायपालिका जब चाहती है तब किसी भी विषय को क्या कर सकती है, मूल ढांचे में शामिल कर सकती है। जब कोई भी एक नया विषय आता है उसके पास, कोई भी एक मामला आ गया, कोई भी अधिनियम आया, इस पर सुनवाई करते करते वो क्या कर देगी, एक नया मूल ढांचा इसमें शामिल कर देगी। जैसे 99 में उसने बोल दिया था कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मूल ढांचा है। ठीक, शक्ति पृथक्करण हमारे संविधान का एक मूल आत्मा है, मूल ढांचा है, मूल भावना है, उसे हम निरस्त नहीं कर सकते। बात समझ गया, मतलब जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो न्यायपालिका अपने निर्णयों में देते रहती है, बार बार देते रहती है। ठीक है, आने वाले भविष्य में इस मूल ढांचे में और सारे विषय शामिल हो जाएंगे। ठीक, बहुत सारे शामिल हो जाएंगे विषय, या कुछ विषय कम भी हो सकते हैं, कुछ विषय और शामिल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। इसे कहीं बांधा नहीं गया है, ना तो विधेयक के माध्यम से, किसी और प्रपत्र के माध्यम से, किसी और डॉक्यूमेंट के माध्यम से। देखते हैं कौन कौन सा अभी हमारे पास जो उदाहरण उपलब्ध है। संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचे का सिद्धांत है। पंथ निरपेक्षता, विधि का शासन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, संसदीय व्यवस्था, भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप, इन सभी को कहां शामिल किया गया है। ठीक, अभी तक मूल ढांचे में माना गया। इसको बाद में और एक्सटेंड हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि इतने ही है, और भी होंगे। ठीक है, अभी हमारे एग्जाम्पल के तौर पर इतने ही लिया है यहाँ पर से। ठीक है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रहरी के भांति क्या करने, संविधान को बचाने के लिए न्यायपालिका कुछ और मूल ढांचे का सिद्धांत यहाँ पर ऐड कर सकती है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर कि संविधान में संशोधन के कारण भारतीय संविधान एक जीवंत संविधान कहलाता है, जीवंत दस्तावेज कहलाता है। ठीक, याद कीजिए कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि 1950 में जो संविधान हमारा लागू हुआ वो आज तक चल रहा है। यदि कोई कानून इतना पुराना हो और आज तक चल रहा है, मतलब वो आज तक जीवंत है। और ये जीवंत क्यों है, ये संविधान संशोधन के कारण है कि जब कभी भी इस संविधान को कोई प्रावधान समय और जरूरत के हिसाब से उसे बदलने की आवश्यकता होगी तो संविधान ने ही संशोधन की क्या कर दी, यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है कि आप इस अनुच्छेद को क्या कीजिए, इस संशोधन का जो शक्ति है, अनुच्छेद 368 में जो शक्ति प्रदान की गई है उसके माध्यम से इसे क्या कर लीजिए, संशोधित कर लीजिए। ये संविधान फिर से 2020 के लिए नया हो जाएगा। जो 2050 में 1950 में था वो बदल के 2020 में क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। मतलब ये हमेशा जीवित रहेगा, साल दर साल ये चलता रहेगा, क्योंकि इसमें संशोधन होने की क्या है, शक्ति है। बात समझ में आया होगा कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज क्यों है। संशोधन की प्रक्रिया, अगला तथ्य हमारा संशोधन का जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, जो उसका नेचर है, वो क्या है, अंशतः नम्य है और अंशतः अनम्य है। ध्यान रखिए, अंशतः नम्य मतलब थोड़ा सा लचीला भी है और अंशतः अनम्य मतलब वो कठोर भी है। दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। अंशतः नम्य है और अंशतः अनम्य है। इस लाइन को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, उसको देख लेते हैं। यूपीपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान कैसा है, मतलब उसकी प्रकृति क्या है। पहला ऑप्शन कठोर है, हमारा भारतीय संविधान कठोर है। क्या था ये कठोर? ठीक, मान लेते हैं ये संविधान है। ठीक, इस संविधान को हम बदल ही नहीं सकते, इस संविधान को हम बदल ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठोर। एक और देखते हैं, ये संविधान है, इसे आसानी से बदल सकते हैं, मतलब बस ऐसे ही साधारण बहुमत से लाया, बदल दिया, कुछ भी कर दिया, इसमें तुरंत बदल सकते हैं। तो ये संविधान क्या हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या था, लचीला था। तो आप थोड़ा समझिए, सोचिए, क्या भारतीय संविधान में हमने जो कल पढ़ा था 3 प्रकार के संशोधन थे। ठीक, 3 प्रकार का संशोधन था उसमें। ठीक, याद कीजिए, एक साधारण बहुमत से संशोधन था, एक विशेष बहुमत से संशोधन था और एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से होने वाले संशोधन थे। ठीक, जो साधारण बहुमत से संशोधन वो अपेक्षाकृत दोनों के क्या है, थोड़ा सा आसान है। वो क्या है, थोड़ा सा आसान है, मतलब थोड़े से इसके गुण हैं,
लचीलेपन के गुण हैं, ठीक। और एक ऐसा संशोधन था जिसमें राज्यों की भी आवश्यकता पड़ रही है, मतलब वो कठिन भी है, ठीक। और संसद का विशेष बहुमत चाहिए था, 2/3 बहुमत, ठीक है। मतलब वहां पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति लग जाती है, मतलब वहां पास कठोर का भी गुण है, मतलब लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों यहां पास पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है, न ही कठोर है और न ही लचीला है, गलत, ये गलत हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा कठोर भी है और थोड़ा सा लचीला भी है, तो यहां पास चौथा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। तो यहां पास चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक। मेंस में कुछ क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, संविधान संशोधन से रिलेटेड। इस पर पहला क्वेश्चन ये बनता था, भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, समझाइए, ठीक। 100 शब्द में ऐसे आप प्रयास करेंगे लिखने का। फिर एक और क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान में कठोर और लचीलेपन के मध्य एक समन्वय है, इसकी व्याख्या कीजिए, आप इसको समझाइए कि भारतीय संविधान कुछ कठोर भी है और कुछ लचीलापन भी है। तो आप समझाइएगा कि भारतीय का संविधान में संशोधन होने की शक्ति है और वो संशोधन 2 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक। एक 368 के तहत और एक साधारण बहुमत से। वहां 368 का भी प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां विशेष बहुमत है। विशेष बहुमत से होने वाले संशोधन और राज्यों को जो भेजा जाता है वो थोड़ा सा कठोर भी है, और जो साधारण बहुमत से उसमें लचीलापन भी है। तो दोनों के मध्य क्या है, वो सामंजस्य स्थापित किया हुआ है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को आप समझाइए, ठीक। जो मूल ढांचे का सिद्धांत उसमें आपको यूज करना होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक। उसका यूज करते हुए आप क्या बताएंगे, मूल ढांचे का सिद्धांत है, और उसमें कुछ उदाहरण भी देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के लेक्चर है हम आगे संविधान संशोधन के क्रम पे आगे चलेंगे, 1 से लेकर 104 तक हम बात करेंगे क्या कौन से संशोधन पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने और कितने पढ़ने हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।